तो हम लोग बात कर रहे थे आपका फंडामेंटल राइट, और आपसे कहा गया था कि फंडामेंटल राइट ये आपको राज्य के विरुद्ध दिए गए। ठीक है, यद्यपि ये बात भी पूर्णतः ठीक नहीं है। हाँ, ये बात पूरी तरह ठीक है कि अधिकांश फंडामेंटल राइट राज्य के विरुद्ध दिए गए, अधिकांश। लेकिन सारे फंडामेंटल राइट राज्य के विरुद्ध है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन चूंकि अधिकांश दिए गए, इसलिए राज्य किसे मानेंगे फंडामेंटल राइट के प्रयोजन से, यह जानना जरूरी है। क्योंकि राज्य की आपकी अपनी कल्पना है, और आपकी कल्पना को कानून में कोई स्थान नहीं है। कानून में जो आप समझते हैं उसका कोई मूल्य नहीं, आपकी समझ कुछ भी हो, लेकिन कानून जो है बस वही है। इसलिए आपको जानना होगा कि फंडामेंटल राइट के प्रयोजन के लिए राज्य किसे मानेंगे, और वो हम लोगों ने देखा कि अनुच्छेद 12 ये बता रहा है कि फंडामेंटल राइट के प्रयोजन से राज्य कौन है। और फंडामेंटल राइट के प्रयोजन से जब राज्य की परिभाषा को एनालाइज किया गया, तो ऐसा एक भी शक्ति केंद्र नहीं बचा जो मनुष्य के जीवन में परिवर्तन ला सकता हो और राज्य की परिभाषा में न हो। अनुच्छेद 12 आपने देखा, राज्य कौन है, और उनका केंद्रीय सरकार, राज्यों की सरकार, संसद, राज्यों के विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। और अन्य प्राधिकारी शब्द अनुच्छेद 12 में शामिल किया जाना, यह फ्रेमर्स की बुद्धिमत्ता इसको दर्शित करता है। आपसे चर्चा की गई थी कि पारंपरिक तौर पर सरकारें अपने विभागों के माध्यम से फंक्शन करती हुई आती हैं, लेकिन बिकॉज वी हैव अडॉप्टेड द थ्योरी ऑफ सोशल वेलफेयर, हमने क्या किया है, जो लोक कल्याण, इसे भारतीय राज्य व्यवस्था का आधार बनाया। तो सिर्फ कंजर्वेटिव तरीके से, यानी विभागों के माध्यम से अगर राज्य काम करता रहा, तो जो संवैधानिक आदर्श हमने स्वयं की प्राप्ति के लिए आदर्श के तौर पर स्वीकार किए, जो जिनकी चर्चा कहां है, भारत की जो संविधान है भारत का, उसकी जो उद्देशिका है उसमें उनकी चर्चा है, उनको तेजी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए जरूरी होगा कि राज्य विभागों के अतिरिक्त अन्य कोई इंस्ट्रूमेंटलिटी, अन्य कोई संस्था इसको जन्म दे और उसके माध्यम से काम कराए। क्योंकि विभागों के माध्यम से काम कराने में क्या होता है, रेड टेपिज्म, ठीक है ना, लाल फीताशाही, ये काम के होने में देर या लेट लतीफी या विलंब ये कारित करती है। इसलिए हम लोगों ने देखा कि इस बात की संभावना फ्रेमर्स ने देख ली थी कि बहुत सारी अथॉरिटीज राज्य के द्वारा अपने कामों को करने के लिए बनाई जाएंगी और वे आवश्यक भी होंगी। ऐसा नहीं कि राज्य अपनी मर्जी से बना देगा, उनके बिना काम भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर उन्हें फंडामेंटल राइट के प्रयोजन से राज्य की परिभाषा में न शामिल किया, तो जो पारंपरिक तौर पर राज्य समझा गया, अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, वे बड़ी आसानी से फंडामेंटल राइट के अनुशासन को हटाने में सफल हो जाएंगी, क्योंकि फिर वो अपने विभागों के माध्यम से काम करेंगी ही नहीं और सीधे सीधे अदर अथॉरिटीज अन्य संस्थाओं को जन्म देकर उनके माध्यम से काम करेंगी। इसलिए फ्रेमर्स ने बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से अदर अथॉरिटी ये शब्द भी वहां रखा। लेकिन अदर अथॉरिटी किसको माना जाएगा, किसको समझा जाएगा, इस संबंध में कोई संकेत, कोई इंडिकेशन न तो अनुच्छेद 12 में किया और न अदर अथॉरिटी की कोई डेफिनेशन दी।
ये उनकी बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, ताकि समयानुसार जैसी आवश्यकता हो उसके मुताबिक अदर अथॉरिटीज की व्याख्या, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकृत व्याख्याकार हैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, उनके द्वारा की जा सके। और यह हुआ, आपको पता है, बताया गया कि मोहनलाल वर्सेस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान, यहां से बात शुरू हुई थी। सुखदेव वर्सेस भगत राम, फिर आरडी शेट्टी, और आरडी शेट्टी के बाद बीच में सुखदेव और आरडी शेट्टी के बीच में संभाजी तिवारी है। ठीक है, वो एक ऐसी अथॉरिटी है जिसने सुखदेव वर्सेस भगत राम में इतरोक्ति के तौर पर जो कुछ कहा गया उसे फॉलो नहीं किया, लेकिन संभाजी तिवारी के तत्काल बाद आरडी शेट्टी है, और उसको फिर वही कहा जो सुखदेव वर्सेस भगत राम में कहा था कि वे अथॉरिटीज जो पार्लियामेंट के एक्ट से नहीं जन्मी है, पार्लियामेंट के एक्ट के अंतर्गत जन्मी है, उनमें भी अगर निश्चित प्रकार की विशेषताएं पाली जाएं तो वे राज्य की डेफिनेशन में आएंगी। लेकिन यहां भी आरडी शेट्टी में भी वो बात जो दोहराई वो इतरोक्ति के तौर पर ही दोहराई, क्योंकि आरडी शेट्टी में मुख्य प्रश्न उस अथॉरिटी के बारे में था जो अथॉरिटी पार्लियामेंट के एक्ट से जन्मी थी। ठीक है ना, इसलिए आरडी शेट्टी में भी मसला पूरी तरह हल नहीं हुआ, उन अथॉरिटीज के संबंध में हल हो गया था जो पार्लियामेंट के एक्ट से जन्मी थी, लेकिन जो पार्लियामेंट के एक्ट के अंतर्गत जन्मी थी उनके बारे में मसला हल नहीं हुआ था। उसके बाद सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लेकिन वो सब्जेक्टिवली डिसाइड था, ऑब्जेक्टिवली डिसाइड नहीं था, उसमें प्रिंसिपली कुछ नहीं कहा गया। ये दिक्कत रही सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और उसके बाद अजय हसिया, अजय हसिया में फाइनली ऑब्जेक्टिवली ये प्रश्न डिसाइड हुआ जो आरडी शेट्टी में उन अथॉरिटीज के बारे में डिसाइड हुआ था जो पार्लियामेंट के एक्ट से जन्मी थी। अजय हसिया में यह बात कही गई, ऑब्जेक्टिवली डिसाइड हुआ कि कौन सी विशेषताएं पाई जाएं, तब वे अथॉरिटीज जो पार्लियामेंट के एक्ट के अंतर्गत जन्मी है राज्य मान ली जाए फंडामेंटल राइट के प्रयोजन से। और अजय हसिया के बाद फाइनली ये जो मामला तय हुआ है वो किससे, प्रदीप कुमार विश्वास, प्रदीप कुमार विश्वास में मामला फाइनली सेटल हुआ है। तो आपसे कहा गया था कि अनुच्छेद 12 पर जब आप अदर अथॉरिटीज की बात करेंगे तो इतनी अथॉरिटीज तो आपको डालनी ही होगी। और आपको यह भी बताया गया था कि प्रश्न का उत्तर देते समय कैसे मुकदमों का जिक्र किया जाता है, कौन सी अथॉरिटीज आपको डालनी चाहिए। आप जो पूरी लिस्ट बनाकर ले जाते हैं और चाहे जो कुछ मुकदमों के नाम उसमें डाल दिए उससे कुछ नहीं होगा। आप 50 मुकदमे लिखेंगे, नंबर मिलेंगे 2, क्योंकि उसका एक तरीका है। वो तरीका क्या है कि बात सबसे पहले जिस मुकदमे में शुरू हुई सबसे पहले वो लिखिए, फिर न्यायालय ने अपनी ओपिनियन उस बारे में जब दी पहली बार वो लिखिए, अगर कहीं परिवर्तन है न्यायालय की ओपिनियन में वो लिखिए, और फिर जो कंसिस्टेंट ओपिनियन है न्यायालय की, कंसिस्टेंट मीनिंग दरबाई न्यायालय ने एक मामले में जो कहा अगले में वही फॉलो किया, उससे अगले में फिर वही फॉलो किया। नाउ इट इज ए consistent opinion of the court and it will be called by us as a, ठीक है, established law of the land। ठीक है, जो शब्द आता है स्थापित विधि, तो स्थापित विधि का मतलब यही होता है। अधिनियमित विधि वो जो इनेक्टेड लॉ है, और स्टेब्लिश्ड लॉ वो जो न्यायालय ने एक मामले में कहा और अगले 3 मामलों में फॉलो कर लिया, उसे स्थापित विधि कहा जाता है। तो ये सारी चीजें अनुच्छेद 12 के अंतर्गत हुई थी। अब अनुच्छेद 12 में उन्होंने 2 अथॉरिटीज
मुख्यतः केंद्र सरकार, राज्य सरकार। यूं तो ये दो अथॉरिटी, लेकिन दोनों अथॉरिटीज का नेचर एक है, दोनों एग्जीक्यूटिव है। और दूसरी अथॉरिटी संसद और राज्यों के विधानमंडल, ये भी दो अथॉरिटीज है, लेकिन दोनों का नेचर एक है। स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी की व्याख्या की गई थी कि स्थानीय प्राधिकारी उन्हें कहेंगे जो किसी अधिनियम के अंतर्गत गठित किए गए, और उनकी विशेषता यह है कि या तो उनका पूरी तरह गठन किससे होता है, चुने हुए लोगों से, या भागतः उनका गठन चुने हुए लोगों से और भागतः मनोनीत लोगों से उनका गठन किया जाता। और स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नेंस, इससे संबंधित विषय है, उनके अधिकार के प्रयोग के लिए उन्हें दिए जाते हैं। और जब भी स्थानीय विषयों से वे संव्यवहार करेंगे तो उन्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी, साथ ही साथ विधियों के, उपविधियों के निर्माण की जरूरत पड़ेगी। और चूंकि विधि निर्माण ये संसद और राज्य के विधानमंडल का क्षेत्र है, इसलिए इन्हें विधायन की ताकत उस अधिनियम में दी जाएगी जिस अधिनियम में इनका गठन होगा। किंतु इनके द्वारा स्थानीय स्वशासन को चलाने के लिए जो कुछ निर्मित होगा उसे विधि नहीं कहेंगे, उसे उपविधि, नियम, बायलॉज, नोटिफिकेशन, इन नामों से संबोधित करेंगे। और इस सब के लिए एक नाम प्रत्यायोजित विधायन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ये प्रयोग में लाया जाएगा। जैसे हम सब मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्यों में जातियां हैं, उपजातियां हैं, वर्ग हैं, नाम हैं, तो ऐसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बड़ी चीज है और उसे करने की ताकत लेजिस्लेचर इन लोकल अथॉरिटीज को देती है। ये अथॉरिटीज स्वशासन को चलाने के लिए नियम, उपनियम, उपविधि आदि के रूप में विधायन करते हैं, लेकिन वो भी विधि का प्रभाव रखेंगे। इसलिए उससे भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो सकता है, इसलिए उसे भी अनुच्छेद 12 में रखा गया था। और अदर अथॉरिटीज वो तो कानून भी बना सकती हैं और एग्जीक्यूटिव एक्ट ये भी कर सकती है। हमने आपसे एक दिन और चर्चा की थी कि आपको ये बात समझने में बड़ी दिक्कत होती है कि कार्यपालिकीय शक्ति या एग्जीक्यूटिव एक्ट क्या है या एग्जीक्यूटिव का क्या काम है। तो हमने आपसे कहा था कि किसी भी काम को करने के 3 चरण होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिसाइड करते हैं कि हम अमुक काम करेंगे, और ये भी डिसाइड करते हैं कि हम अमुक काम कैसे करेंगे, क्योंकि अमुक काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उनमें आप ये डिसाइड करते हैं कि उन तरीकों में से, उन उपलब्ध तरीकों में से आप किस तरीके से काम करेंगे। और उसके उपरांत आप इन फैक्ट काम करते हैं। और फिर एक तीसरा काम शुरू होता है ऑब्जर्वेशन का, कि व्हाट यू हैव डिसाइडेड टू डू एंड व्हाट यू हैव डिसाइडेड टू डू। ठीक है, उसे आपने जिस ढंग से करने का निश्चय किया था, क्या उसी ढंग से और उसी काम को किया गया? ऐसा तो नहीं कि जो डिसाइड करने का निश्चय किया था वो तो किया ही नहीं, उससे कुछ मिलता जुलता ये कर दिया। जिस ढंग से करना डिसाइड किया था उस ढंग से तो किया ही नहीं, मनमाने ढंग से कर दिया, ऐसा तो नहीं है। ये 3 चरण हैं किसी भी काम के, और इन 3 चरणों को
करने के लिए राज्य के 3 अंगों की व्यवस्था हुई है। जब राज्य के स्तर पर ये 3 काम किए जाते हैं, तब राज्य इन कामों को अपने 3 अंगों के माध्यम से करता है। विधायिका यानी संसद, राज्य के विधानमंडल और जिन भी अथॉरिटीज को विधि निर्माण की ताकत है, वे सारे के सारे इस काम को करते हैं राष्ट्र जीवन में कि क्या किया जाएगा और कैसे किया जाएगा। ये 2 बातें तय करना किसका? विधानमंडल और संसद, जिसे केंद्रीय विधायिका और राज्य की विधायिका इस नाम से जानते हैं, उनका काम है। फिर इनफैक्ट काम को करना ये कार्यपालिका यानी सरकार का काम है, सरकार केंद्र की और सरकार राज्य की। और फिर यह ऑब्जर्व करना कि जो कुछ तय किया गया था और जैसे करना तय किया गया था, क्या वही और उसी ढंग से हुआ है, यह तय करना और ऑब्जर्व करना न्यायपालिका का काम है। राष्ट्र जीवन ऐसे ही चलता है और बेसिक चीज आप समझकर चलेंगे तो सवाल जब आपसे किए जाएंगे तो बड़ी आसानी से आप उन्हें हल कर लेंगे, क्योंकि सवालों के प्रकार बताए नहीं जा सकते। इन सवालों के प्रकारों की कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट ये तैयार की जा सकती, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य, उसके स्वभाव की अवस्था, उसकी अपनी जानकारी, उसका बोलने का ढंग, उसका पूछने का ढंग, ये सब यूनिक, ये बेनजीर है, बेजोड़ है, उसका कोई जोड़ नहीं है। 2 लोग एक जैसे स्वभाव के नहीं है और सब अपने हिसाब से पूछेंगे, इससे सवाल एक होगा, पूछने का ढंग अलग होगा। और अगर बेसिक ढंग से सोचना ये आपको आता है तो पूछा किसी भी ढंग से जाए आप उत्तर देने में समर्थ और सक्षम रहेंगे। और अगर बेसिक ढंग छोड़कर सवालों को याद करने की कोशिश की तो कुछ नहीं होगा। राष्ट्र जीवन ऐसे ही चलता है। जुडिशरी ये ऑब्जर्व करेगी, ये 3 अंग है राज्य के। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की डेफिनेशन में जो अथॉरिटीज शामिल हुई उन्हें मोटे तौर पर 2 कैटेगरीज में रखा जा सकता है। एक, वे अथॉरिटीज जो इनफैक्ट काम करेंगे, जो इनफैक्ट कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग करेंगे, एक कैटेगरी वो हो गई। और अनुच्छेद 12 में दूसरी कैटेगरी उन अथॉरिटीज की होगी जो ये तय करेंगी कि क्या किया जाए और कैसे किया जाए। लेकिन दूसरी जो कैटेगरी है वो विधायी अथॉरिटीज यानी विधायिका इसकी होगी, और उसमें संसद, राज्यों के विधानमंडल ये शामिल रहेंगे। और जो अदर अथॉरिटीज और लोकल अथॉरिटीज ये दोनों में शामिल हो सकती है, क्योंकि ये विधायी कृत्य ये भी करती हैं और ये कार्यपालिकी कृत्य ये भी करती हैं, दोनों। तो मोटे तौर पर हम देखें तो राज्य की परिभाषा जो फंडामेंटल राइट्स के लिए है वो क्या है, उसमें 2 बातें आ गई। एक, विधायी कृत्यों के माध्यम से राज्य फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं करेगा, क्योंकि अनुच्छेद 12 फंडामेंटल राइट के प्रयोजन से राज्य को परिभाषित करता है और राज्य का कोई कृत्य आपका फंडामेंटल राइट के विरोध में नहीं जा सकता। तो राज्य के कौन से अंग हैं और कौन से कृत्य हैं जो राज्य की अथॉरिटी द्वारा किए जा सकते हैं और जिनके बारे में संभावना है कि वे फंडामेंटल राइट के विरोध में जाएंगे। ठीक है, यह जानना जरूरी हो जाएगा। तो 2 प्रकार की अथॉरिटीज हैं, प्रकृति से, नेचर से 2 प्रकार की अथॉरिटीज हैं और 2 प्रकार के काम हैं। क्योंकि जब 2 अथॉरिटीज हैं तो काम भी 2 ही प्रकार के हैं। या तो काम कार्यपालिकी शक्ति के उपयोग से संबंधित है और या फिर काम विधायी शक्ति के उपयोग से संबंधित है। ये 2 काम हैं जो कि
इन अथॉरिटीज के द्वारा किए जा सकते हैं और इन कामों को फंडामेंटल राइट के विरोध में नहीं जाना चाहिए। ये कहां लिखा है? ये अनुच्छेद 13 में लिखा है। ठीक है, ये अनुच्छेद 13 में लिखा है। अब हमने जब अनुच्छेद 13 में लिखा है ये बोला, तब इनकी निगाह मेरी ओर उठी है और इससे पहले जो कुछ बोला है उस पर ये नीचे देखती रही। और जब नीचे देखती रही तो नीचे देखने से जो पहले हमने बोला वो इतना महत्वपूर्ण था कि ये लाइन अपने में कुछ भी नहीं है। ये लाइन तो हर जगह लिखी है। इस लाइन को समझना ही असंभव है जब तक पीछे वाला न समझा जाए। ठीक है, तो जब हमने ये लाइन बोली तो इन्हें लगा अब कुछ काम की बात की गई है, बाकी सब बेकार की बात हुई है, जबकि वो सारा कुछ काम का था। वो रीजनिंग थी उस बात की जो हमने लास्ट लाइन बोली है। वो ही कहते ना कि इक्वेशन आप मैथमेटिक्स की सॉल्व करते हैं तो उसमें आता है ये इति सिद्धम। तो इति सिद्धम महत्वपूर्ण नहीं है, जो वो वहां से चले थे कि मान लेते हैं कि ऐसा है, वो महत्वपूर्ण था। और वो स्टेजेस चलती हुई आई, लास्ट में हुआ इति सिद्धम। तो इति सिद्धम का कोई मूल्य नहीं है जब तक आपने इक्वेशन को भली प्रकार नहीं समझा। और ये कारण इसलिए है क्योंकि किताब ही नहीं है। ठीक है, किताब ही नहीं है, इसका कारण ये है। ठीक है, और किताब न होने की वजह से ये पता ही नहीं लग रहा कि हम बहुत कुछ मिस किए दे रहे हैं, क्योंकि कानून चूंकि दैनिक जीवन से संबंधित है। तो जब आप सुनेंगे, सिर्फ सुनेंगे, ठीक है, हम पहले भी कह चुके हैं कि सुनना भी एक प्रकार का नहीं होता। ठीक है, सुनना अनैच्छिक क्रिया भी है और सुनना क्षमता भी है। देखना ये अनैच्छिक क्रिया भी है और देखना क्षमता भी है। ठीक है, हम आपको देख रहे हैं, हम अपनी क्षमता का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, और हमें दिखाई दे रहा है तो यह अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, और कानून में शब्दों का विश्लेषण यही किया जाता है, तो दिमाग वैसा ही होना चाहिए कि शब्दों का विश्लेषण। तो जब हम बोल रहे हैं तो अगर आपने पीछे का मिस किया तो अंतिम जब स्थापना हुई किसी बात की तो वो उसका कोई मूल्य नहीं है, वो तो भूल ही जाएंगे आप, वो याद रहने वाला नहीं है अगर रीजनिंग नहीं देखी गई है। तो खैर, हम लोग अनुच्छेद 12 पर बात कर रहे थे, उसमें दो कैटेगरीज बताई गई हैं ब्रॉड कैटेगरीज में। अगर ब्रॉड कैटेगरीज में अनुच्छेद 12 को तोड़ें तो दो प्रकार की अथॉरिटीज, दो प्रकार के काम दिखाई देते हैं। एक वो अथॉरिटीज जो विधायन करेंगी और एक वे अथॉरिटीज जो कार्यपालिकी कृत्य करेंगे। तो कार्यपालिकी कृत्य अगर फंडामेंटल राइट के विरोध में जा रहे हैं तो भी वो शून्य है, लेकिन उसे शून्य घोषित करने का काम विधि की जिस शाखा में पढ़ा और अध्ययन किया जाता है उसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक विधि ये कहा जाता है। ठीक है, उस विशेष शाखा को हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, हालांकि वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जा रहा है, लेकिन उस स्पेसिफिक चीज को हम क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। और विधायी जो अंग है राज्य का, यानी विधायिका, वो जब कृत्य करेगी यानी विधायन करेगी तो वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। ये कहां लिखा है? अनुच्छेद 13 में लिखा है। ठीक है, अनुच्छेद 13 इस बात की स्थापना करता है कि जो विधायी कृत्य किया जाएगा वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। और अनुच्छेद 13 के 4 भाग हैं। अनुच्छेद 13 में 4 सब सेक्शंस हैं, जिनमें से 13-4 इस स्तर पर बताएंगे नहीं। कारण यह है कि 13-4 24वें संविधान संशोधन से लाया गया और वो महत्वपूर्ण चर्चा अपने में समाहित करता है। और उसकी चर्चा तब होगी जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर पहुंचेंगे, क्योंकि केशवानंद भारती में जो संविधान संशोधन चैलेंज हुआ था
वो 24वां और 25वां था। और उसी की संवैधानिकता, उसी की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ये केशवानंद भारती में चेक की गई थी। और उसमें 24वें और 25वें को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पाया था। ठीक है। और 24वां संविधान संशोधन जिससे 13(4) जुड़ा, किसमें? अनुच्छेद 13 में। ये मुख्यतः संसद की संविधायी शक्ति और संसद की विधायी शक्ति। ठीक है। संसद में 2 प्रकार की शक्तियां है, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है उसकी, और उसकी लेजिस्लेटिव कैपेसिटी है। उसकी एक संविधायी शक्ति है और उसकी एक विधायी शक्ति है। जब वो संविधायी शक्ति में काम करती है तो संविधान का संशोधन करती है, और जब वो विधायी शक्ति में काम करती है तो वो सामान्य विधायन करती है। तो संविधायी शक्ति में जब वो संविधान का संशोधन करेगी तो ना उसे जो आउटकम आएगा, जब संविधायी शक्ति का वो प्रयोग करेगी, संसद और संविधान का संशोधन करेगी, तो जो आउटकम आएगा उसे विधिक नहीं कहा जाना चाहिए। यही न्याय संगत है। भाई जब वो संविधायी शक्ति का प्रयोग कर रही है और संविधायी शक्ति का प्रयोग करके संविधान का संशोधन कर रही है, तो जो आउटकम है उसे आप विधायन कैसे कह देंगे? वो तो संविधान का संशोधन है। और विधायन जब संसद विधायी शक्ति का प्रयोग करेगी, और विधायी शक्ति संसद को कहा दी गई, हम लोग पढ़कर आए हैं अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 248, ठीक है, और क्षेत्रीय अधिकारिता से संबंधित अनुच्छेद 245, ठीक है। और विधायी अधिकारिता पर बात करेंगे तो 249, 250, 251, 252, ये संसद की विधायी शक्ति से संबंधित आर्टिकल्स, ये राज्यों के विधानमंडल से संबंधित आर्टिकल्स हैं। तो इसका मतलब संसद जब विधायी शक्ति का प्रयोग करेगी तो जो आउटकम होगा वो क्या होगा? विधायन। और संसद जब संविधायी शक्ति का प्रयोग करेगी तो जो आउटकम होगा वो क्या होगा? संविधान का संशोधन। तो बोलने मात्र से ये बिल्कुल क्लियर है कि दोनों बातें अलग अलग हैं, यद्यपि दोनों बातें एक ही व्यक्ति के द्वारा, या यूं कहें एक ही संस्था के द्वारा की जा रही है, लेकिन कर्ता एक हो तो किया गया एक ही होगा, ये कोई सिद्धांत नहीं है। कर्ता एक होगा और किया गया डिफरेंट होगा। आप पुत्र के तौर पर जो करेंगे और कॉलेज के विद्यार्थी के तौर पर जो करेंगे, इन दोनों करने में कर्ता तो एक ही है, आप, लेकिन पुत्र के तौर पर जो करेंगे और कॉलेज के विद्यार्थी के तौर पर जो करेंगे, ये दोनों काम बिल्कुल अलग होंगे। तो कर्ता समान होने के आधार पर कृत्य को समान नहीं माना जा सकता। और बस इसी बात को मान्यता दी गई थी केशवानंद भारती में, और यह कहा गया था यस, संसद की 2 शक्तियां हैं, एक संविधायी शक्ति है उसकी और एक उसकी विधायी शक्ति है। वो संविधायी शक्ति में जो कुछ करती है वो संविधान का संशोधन है, और वो विधायी शक्ति में जो कुछ करती है वो विधायन है। और अनुच्छेद 13 का संबंध विधायन से है, अनुच्छेद 13 का संबंध संविधान के संशोधन से नहीं है। अनुच्छेद 13 यह कहता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, और राज्य अगर विधि बनाएगा तो अपने विधायी अंग से बनाएगा। विधायी अंग उसका संसद और राज्य के विधानमंडल है,
और वे अनुच्छेद 12 की राज्य की परिभाषा में है। तो इस बात को आधिकारिक मान्यता मिली थी कि संसद की दो शक्तियां हैं, एक संविधायी दूसरी विधायी। और एक चीज खूब और समझ लें कि अगर किसी चीज को मान्यता मिली है, इसका मतलब वो चीज हमेशा से मौजूद थी। मान्यता का अर्थ यह है, चीजें मान्यता से पैदा नहीं होती, मान्यता पूर्व से मौजूद चीजों को मिलती है। तो अगर केशवानंद भारती में यह मान्यता मिल गई कि यह संसद की दो शक्तियां हैं, एक संविधायी और दूसरी विधायी, एक कॉन्स्टिट्यूएंट एक लेजिस्लेटिव, इसका मतलब यह हुआ कि संसद के पास हमेशा से ये ताकतें थी। हमेशा से मीनिंग दे रहे भाई, जब से संसद अस्तित्व में आई। और संसद कब अस्तित्व में आई? 26 जनवरी 1950। उससे पहले देयर वाज नो पार्लियामेंट, कोई पार्लियामेंट था ही नहीं, ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट, कोर्ट, सब कुछ इस कॉन्स्टिट्यूशन से अस्तित्व में आया है। आप कहेंगे इससे पहले कोर्ट थे, तो कोर्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित थे। भारत के, ठीक है, संप्रभु निकाय द्वारा स्थापित न्यायालय वो नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी 1950 को आया। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट क्या था? प्रीवी काउंसिल। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, या यूं कहें भारत के राज्य क्षेत्र में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय कौन सा था? फेडरल कोर्ट, ठीक है, वे भारत के संविधान द्वारा, ठीक है, या यूं कहें भारत के लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त संविधान से निर्मित न्यायालय नहीं थे। वे 1935 के भारत सरकार अधिनियम, जो कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया था, उसके मुताबिक निर्मित हुए न्यायालय थे। और वो किस्सा कहां से शुरू होता है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। उसके बाद हमारी संसद अस्तित्व में आती है 26 जनवरी 1950 को। तो उन्होंने कहा कि संसद की विधायी और संविधायी शक्ति है, इस चीज को मान्यता दी। इसका मतलब संसद में हमेशा से, जब से संसद अस्तित्व में आई, ये शक्ति रही है। उसको मान्यता जरूर केशवानंद भारती में मिली जब 24वें संविधान संशोधन को चैलेंज किया गया, इस आधार पर कि जो उन्होंने 24वें संविधान संशोधन से जोड़ा वो संवैधानिक नहीं है। और संविधान में जोड़ने के लिए उन्होंने जिस ताकत का उपयोग किया है वो विधि है। और चूंकि संसद ऐसी कोई विधि बना ही नहीं सकती जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो, ये बना ही नहीं सकती, इसलिए 24वां संविधान संशोधन क्या है? अंततः विधि है। और ये चूंकि फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की शक्ति संसद को दे रहा है, इसलिए यह गलत है। जब यह तर्क उच्चतम न्यायालय के समक्ष दिया गया, तब उच्चतम न्यायालय ने डिसाइड किया कि नहीं, संविधान संशोधन क्योंकि संविधायी शक्ति में किया जाता है, इसलिए संविधायी शक्ति के प्रयोग से जो कुछ किया जाएगा वो बिल्कुल अलग बात है, उस पर अनुच्छेद 13 लागू होगा ही नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 13 का संबंध सिर्फ विधि से है। और विधि निर्माण ये अलग प्रक्रिया है और अलग बात है, और संविधान का संशोधन ये अलग बात है और अलग प्रक्रिया से होता है। ये सब झंझट पैदा क्यों हुआ था? इसलिए क्योंकि शंकरी प्रसाद सिंह ने पहली बार यह बात उठी कि संसद संविधान का संशोधन किस ताकत में करती है, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर में या लेजिस्लेटिव ताकत यानी विधायी शक्ति के प्रयोग। और उसके बाद शंकरी प्रसाद सिंह में यह डिसाइड हुआ, यस दे हैव द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर एंड दे आर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन by the exercise of the power which is known by us as the constituent power of the parliament.
और दूसरी बात, जब दूसरी बार यह प्रश्न उठा, कौन समय? सज्जन सिंह। और सज्जन सिंह के बाद गोलकनाथ डिसाइड हुआ, और गोलकनाथ ने यह कह दिया नहीं, चाहे संविधान का संशोधन हो और चाहे विधायन यानी सामान्य विधि निर्माण, दोनों संसद विधायी शक्ति में ही करती है, संसद की कोई संविधायी शक्ति नहीं। यह पहली बार गोलकनाथ में कहा, और यह बात विस्तार से तब समझ जाएगी जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर ही बात करेंगे, लेकिन सिर्फ यहां प्रसंगवश बात चल रही है, इसलिए हम बहुत संक्षेप में अपनी बात रख रहे हैं। गोलकनाथ में पहली बार यह विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि जिन्होंने डिसाइड किया था जस्टिस सुब्बा राव, वो फंडामेंटल राइट्स के बहुत ठीक एडवोकेट्स थे, वो फंडामेंटल राइट को बहुत ऊपर की चीज मानते थे, है नो डाउट, लेकिन सिर्फ फंडामेंटल राइट ही ऊपर की चीज नहीं, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही ऊपर की चीज है, ठीक है। लेकिन जस्टिस सुब्बा राव इस मत के थे, और वो लीड कर रहे थे मेजॉरिटी को, इसलिए गोलकनाथ में ये इम्बैलेंस आया। और तब गोलकनाथ डिसाइड होने तक, गोलकनाथ में क्या चुनौती दी गई थी कि संविधान संशोधन को सत्र में, और गोलकनाथ डिसाइड होने तक 13-4 था ही नहीं। गोलकनाथ जब आया और यह कहा कि नहीं, संसद की संविधायी शक्ति है ही नहीं, यानी संसद कोई संविधान का संशोधन भी ऐसा नहीं कर सकती जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट चला जाए, क्योंकि संसद की कोई संविधायी शक्ति है ही नहीं। संसद संविधान का संशोधन भी करेगी तो अपनी विधायी शक्ति के अंतर्गत ही करेगी, और जो विधायी शक्ति के अंतर्गत करेगी तो जो आउटकम होगा वो क्या होगा? विधि। और विधि अनुच्छेद 13(1) और 13(2) के मुताबिक ऐसी नहीं हो सकती जो फंडामेंटल राइट को न्यून करे या उन पर प्रभाव डाले। इसलिए संविधान का कोई संशोधन इस ढंग का नहीं हो सकता। तो संसद की जो संविधान के संशोधन की ताकत थी, उसको गोलकनाथ के माध्यम से सीमित करने का प्रयास हुआ। तब संसद ने 24वां और 25वां संविधान संशोधन किया, और 24वें संविधान संशोधन से 13(4) जोड़ दिया, और 13(4) में उन्होंने लिख दिया कि संविधान का कोई संशोधन अनुच्छेद 13 के लिए विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आएगा। आप देखें 13(4) क्या उन्होंने लिख रखा है। 13(4) में उन्होंने कहा, इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। यह बात उन्होंने 24वें संविधान संशोधन से जोड़ दी, और गोलकनाथ के प्रभाव को नलीफाइड यह कर दिया। अब स्वयं 24वां संविधान संशोधन और 25वां यही चैलेंज हो गया कि क्या संसद ये कर सकती है जो उन्होंने 13(4) जोड़ा, क्योंकि अगर संविधायी शक्ति है ही नहीं तो वो संविधान का संशोधन विधायी शक्ति में करेंगे, और जब विधायी शक्ति में करेंगे तो कुछ भी ऐसा कैसे कह सकते हैं जो फंडामेंटल राइट को समाप्त करने या उनमें संशोधन करने की ताकत संसद को दे। ऐसा हो ही कैसे सकता है? और अगर संविधायी शक्ति है तब 13(4) ठीक है, तब वो ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि संविधान का संशोधन तब संविधायी शक्ति के अंतर्गत होगा। बस यही मूल प्रश्न है जिस पर केशवानंद भारती डिसाइड हुआ है, और केशवानंद भारती में उन्होंने कहा कि नहीं, संसद की संविधायी शक्ति हमेशा से थी, है और रहेगी, और संसद संविधान का संशोधन संविधायी शक्ति इसके प्रयोग में करती है, विधायी शक्ति के प्रयोग में नहीं करती। और जब संविधायी शक्ति के अंतर्गत करती है तो वे संविधान के किसी भी भाग का संशोधन कर सकते हैं। यहां तक बात आ गई, लेकिन फिर कहा केशवानंद भारती में आगे कि चूंकि शब्द कोई हो, उसकी अपनी मर्यादा है,
उस मर्यादा के बाहर शब्द को नहीं पढ़ा जा सकता। और हम लोग शब्द की मर्यादा के साथ, ठीक है, अतिक्रमण करने के, बलात्कार करने के आदी हैं। ठीक है, शब्द की मर्यादा, बलात्कार अपने में एक शब्द है, इसे एक पर्टिकुलर एक्ट से नहीं जोड़ा जा सकता। यही हम कंजर्वेटिव हैं, हम परंपरागत रूप से हर शब्द के बारे में सोचते हैं। बलात्कार का मतलब सिर्फ इतना ही होता है। अतिक्रमण बलपूर्वक, वो व्यक्तित्व का हो सकता है, और व्यक्तित्व का अतिक्रमण बलपूर्वक, यह 376 के अंतर्गत आईपीसी में परिभाषित रहा और दंडनीय रहा। विचार का बलपूर्वक अतिक्रमण, यह भी बलात्कार है। ये विचार के साथ, हमने आपसे कहा था कि क्रिमिनल लॉ सिर्फ न्यूनतम नैतिकता, इसको सुरक्षित करना चाहता है। बलात्कार बड़ी चीज है, लेकिन व्यक्तित्व का अतिक्रमण ये सबसे खराब बात है। ठीक है ना? तो जो सबसे खराब होता है उसे क्रिमिनल लॉ रोक देता है। और अगर आप क्रिमिनल लॉ का सिर्फ पालन कर रहे हैं, यानी अपराध नहीं कर रहे हैं, तो यू आर नॉट ए गुड पर्सन, आप अच्छे आदमी नहीं हैं। क्योंकि क्रिमिनल लॉ तो आपके पालन के लिए न्यूनतम नैतिकता यह सुनिश्चित कर रहा है। आपको चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी नहीं करना चाहिए मीनिंग भाई चोरी के जितने प्रकार हो सकते हैं उनमें से कोई भी नहीं करना चाहिए। आपको विचार की भी चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना? आपको किसी के द्वारा लिखित या किसी के प्रस्तुतिकरण की चोरी यह भी नहीं करनी चाहिए। आपको किसी की बात को अपना कहकर प्रचारित नहीं करना चाहिए। यह भी चोरी है। चोरी का मतलब क्या हुआ? बिना मूल्य चुकाए चीजों को लेना। ठीक है? दूसरे का जो कौशल और दूसरे का जो स्किल है उस पर स्वयं के लिए सुविधा और संपन्नता, इसको हासिल करना, यह चोरी है। और चूंकि इसका सबसे खराब रूप यह है कि दूसरे की चल संपत्ति चुरा ली है, तो इसको क्रिमिनल लॉ ने रोका। कहा कि नहीं, अगर चल संपत्ति, तुम इतने गिरे हुए आदमी निकल जाओगे कि तुम दूसरे की जंगम संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी चुरा लोगे, तो हम तुम्हें दंडित करेंगे। हमने आपसे कहा था कि घरों में भी ऐसा होता है कि आप गलतियां करते हैं तो हर गलती के लिए पिटते नहीं है। ठीक है? कभी डांट कर काम चल जाता है, कभी कुछ भी नहीं कहा जाता, कभी इग्नोर कर दिया जाता है, कभी कुछ होता। जब आप बहुत बड़ी गलती करते हैं तब, ठीक है, पिटाई होती है। यही स्थिति राष्ट्र जीवन के सिद्धांतों के बारे में, तो क्रिमिनल लॉ तो केवल उसको प्रतिबंधित करता है जो इतना खतरनाक है कि अगर उसको चलने दिया जाए तो समाज की व्यवस्था ही गड़बड़ा जाएगी। वो सबसे खराब चीज है, उसे क्रिमिनल लॉ प्रतिबंधित कर देता है। बाकी क्रिमिनल लॉ जो मना नहीं करता वो आप करते हो, तो हो सकता है आप अच्छे आदमी ना हो, बस अपराधी नहीं हो। और हम लोगों ने जीवन का लक्ष्य सिर्फ अपराधी न होना यह निर्धारित कर लिया है। इसलिए पूरे समाज में अपराधी कोई नहीं है। अपराधी कोई नहीं मीनिंग भाई बहुत थोड़े लोग अपराधी हैं, लेकिन अच्छा भी कोई नहीं है। अच्छा भी कोई नहीं है। सब बस 33% मार्क्स, न्यूनतम नैतिकता, न्यूनतम अंकों से पास हो रहे हैं। और जबकि पास कैसे होना चाहिए? अधिकतम अंकों से। तो संशोधन इस शब्द के बारे में कहा केशवानंद भारती में कि संशोधन शब्द, इसकी एक मर्यादा है। जो ठीक है कि पार्लियामेंट, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, उसमें संविधायक शक्ति है, वो संविधायक शक्ति के प्रयोग में जो कुछ करेगी वो संविधान का संशोधन है। और संविधान का संशोधन संसद जब चाहे, जिस रूप में चाहे कर सकती है, क्योंकि उसका कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन है वो उसे इस बात की अनुमति देता है। लेकिन क्या संशोधन के अंतर्गत कुछ भी किया जा सकता है? यह प्रश्न उठता है। क्योंकि संसद को जो संविधायक शक्ति दी गई, काहे के लिए? संशोधन के लिए।
और ये ठीक है कि जब वो संविधान का संशोधन करेगी तो जो आउटकम होगा उसे विधायन नहीं कहेंगे, उसे जब विधायन नहीं कहेंगे तो अनुच्छेद 13 उस पर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि अनुच्छेद 13 विधि पर लागू होता है। कैसे लागू होता है उसकी चर्चा अभी हम करेंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले 13(4) उठा लिया है, 13(1), 13(2) की बात ही नहीं की, 13(3) की बात ही नहीं की। तो उन्होंने कहा कि यह ठीक है कि संसद जब संविधायक शक्ति का प्रयोग करेगी तो जो कुछ करेगी उस आउटकम को हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कहेंगे, और उस पर अनुच्छेद 13 लागू नहीं हो सकता, क्योंकि अनुच्छेद 13 विधि की चर्चा कर रहा है। इसलिए अगर 13(4) में उन्होंने लिख भी दिया कि अनुच्छेद 13 इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो संविधान का संशोधन किया जाएगा उसको लागू नहीं होगी, ये लिख भी दिया तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जो बात पहले विवक्षित थी, इंप्लाइड थी, वो अब एक्सप्रेस और अभिव्यक्त हो गई। था तो पहले भी वैसा ही, बस डिक्लेयर्ड नहीं था, अब डिक्लेयर्ड हो गया, इसलिए इसे लिख देने में कोई गलती नहीं। 24वां संविधान संशोधन एकदम ठीक है, यह केशवानंद भारती में कहा गया। लेकिन संशोधन शब्द स्वयं में सीमित है, क्योंकि संशोधन का अर्थ यह कदापि नहीं लिया जा सकता, कि कभी नहीं लिया जा सकता कि संशोधन आमूल चूल परिवर्तन को मान्यता दे दे। हमने आपको अगर किसी वस्तु में संशोधन की अनुमति दी है तो इसका अर्थ यह हो गया कि आप इस शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करें कि वो वस्तु जिसमें संशोधन की अनुमति आपको मिली, वो वस्तु उस वस्तु का गुण और स्वभाव इसको न छोड़े, क्योंकि अगर वस्तु का गुण और स्वभाव यह परिवर्तित हुआ तो फिर वो वस्तु उस वस्तु के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं हो सकती। ठीक है, संशोधन सिर्फ इसी सीमा तक, हमने आपको दूध में संशोधन की शक्ति दी, ठीक है, आप मीठा कर दो उसे, आपने चीनी मिला दी, ठीक है, संशोधन की ताकत है। आपने उसको थोड़ा पानी मिला के थोड़ा डाइल्यूट कर दिया, उसको आपने थोड़ा ज्यादा गर्म करके उसको थोड़ा कंसंट्रेटेड फॉर्म में ले आए आप, लेकिन उसमें दही का जामन मिलाकर उसे दही बना दे आप, नो, इसकी परिवर्तन, इसकी शक्ति नहीं दी गई आपको, संशोधन की शक्ति मिली। संशोधन का मतलब यह हुआ कि वस्तु का मूल स्वरूप और मूल गुण अपरिवर्तित रहे, किंतु आप एडजस्टमेंट ये कर लें, इसकी ताकत मिली है। संशोधन स्वयं में सीमित है, और संशोधन को अगर आप परिवर्तन की शक्ति कहते हैं तो संशोधन शब्द के साथ ये बलात्कार है, इस संशोधन शब्द के साथ ठीक स्थिति नहीं है। आपको ये देखना होगा कि जो ताकत आपको मिली सिर्फ वही मिली है, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। तो केशवानंद भारती में उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूएंट पावर में संविधान के संशोधन की शक्ति है, सिर्फ संशोधन। तो वो संविधान में इस प्रकार परिवर्तन नहीं कर सकते कि संविधान का जो मूल ढांचा है, किसी भी वस्तु का मूल ढांचा एक होता है, जिस मूल ढांचे के आधार पर वो वस्तु उस वस्तु के तौर पर रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई की जाती है, क्लासिफाई होती है। जैसे दूध है, उसमें एक निश्चित मात्रा में प्रोटीन है, उसमें एक निश्चित मात्रा में पानी है, उसमें एक निश्चित मात्रा में अनेक तत्व मौजूद है, उनके कारण, और उसका एक मूल स्वभाव यह भी है कि वो बहने योग्य है। अगर इस मूल
स्वभाव और गुण में परिवर्तन हो जाएगा, तो फिर वो दूध नहीं है, वो पनीर हो, दही हो, मावा हो, कुछ भी हो, घी हो, मक्खन हो, दूध नहीं है। ठीक है, तो संशोधन की ताकत को आप स्वरूप और गुण में इस प्रकार परिवर्तन करके कि वो मूल स्वभाव ही खो दे, इस्तेमाल नहीं कर सकते। भारत का संविधान जिस रूप में निर्मित हुआ और जिन आकांक्षाओं के साथ निर्मित हुआ, देखिए हमने आपसे चर्चा की थी कि भारत के संविधान के निर्माण के पूर्व भी जो चुनाव थे वो होते थे। 1937 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत हो गए थे। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस ये मौजूद था, सुप्रीम कोर्ट मौजूद था। जो नहीं था वो सुप्रीम कोर्ट प्रीवी काउंसिल के तौर पर मौजूद था। जो नहीं था वो क्या था? निर्भीकता, निष्पक्षता, ऑब्जेक्टिविटी। किसमें? आपका न्यायपालिका में। क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिविटी होती, तो भारतीय होने के नाते हम नहीं कह रहे हैं, एक वकील होने के नाते कह रहे हैं, जो तथ्य हैं उन तथ्यों के आधार पर भगत सिंह को फांसी नहीं हो सकती। जो तथ्य, जब भारतीय होने के आधार पर नहीं कह रहे, हम ये वकील होने के आधार पर कह रहे हैं, हो ही नहीं सकती। लेकिन जो नहीं थी वो ऑब्जेक्टिविटी नहीं थी। कोर्ट में, कोर्ट तो था। तो संविधान निर्माताओं ने एक स्वप्न देखा कि ये चीजें भारत की राज्य व्यवस्था में होनी चाहिए, और उनको सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने भारत का संविधान बनाया। तो आप संशोधन की ताकत का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा संशोधन संविधान में नहीं कर सकते जो निर्माताओं की उन आकांक्षाओं के विपरीत हो, जो इसे भारत का संविधान बनाते हैं। और इस बात को उन्होंने एक लाइन में कहा कि मूल ढांचे में आप कोई संशोधन नहीं कर सकते, क्योंकि मूल ढांचे में संशोधन होते ही ये भारत का संविधान बचेगा ही नहीं। ये बात उन्होंने बोली। तो केशवानंद भारती में आप बस इतनी सी लाइन आप याद किए बैठे रहते हैं कि उसमें कहा कि साहब मूल ढांचे में कोई संशोधन नहीं हो सकता, बाकी संविधान के किसी भी भाग में संशोधन हो सकता है। बस इतना सा आप याद किए बैठे रहते हैं, उसके पीछे की न कोई रीजनिंग, न कोई बात, कोई चीज आपको पता ही नहीं। और फिर दिमाग है ये तो कब भूल जाएगा कुछ पता नहीं। एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, याद ही नहीं आ रहा। अब एक मोटी बात आ गई, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन हो सकता है किंतु मूल ढांचा परिवर्तित नहीं होगा। अब आपसे पूछा गया कि यह किसमें कहा कि उद्देशिका परिवर्तित की जा सकती है? गोलकनाथ, केशवानंद। अरे जब केशवानंद में कहा कि किसी भी भाग में परिवर्तन हो सकता, तो उत्तर वही है। ठीक है, लेकिन अगर संपूर्ण रीजनिंग और सारी चीजें पता है तब तो 13-4 संक्षिप्त रूप से आपके सामने रखा गया। लेकिन इसकी विस्तार से चर्चा तो तभी होगी जब संविधान संशोधन पर बात चलेगी। लेकिन कुल मिलाकर क्या कहा कि संसद की 2 ताकतें, एक संविधायी शक्ति और दूसरी विधायी शक्ति। लेजिस्लेचर स्टेट की जो है उसकी नहीं है 2 ताकतें, उसकी एक ही ताकत है। उसकी ताकत कौन सी है? लेजिस्लेटिव। कहां से मिली? 246। ठीक है, 2 और 3। ठीक है, 246, 2 और 3 यहां से मिली है। 248 भी नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। 248 भी संसद के पास है, अवशेषी शक्तियां, रेजिडुअरी पावर्स। ठीक है, लेजिस्लेशन की। तो संसद इसके पास 2 ताकत है, विधानमंडलों के पास नहीं। लेकिन एक तो है लेजिस्लेटिव। तो उन्होंने क्या कहा कि 2 शक्तियां, एक विधायी दूसरी संविधायी। जब संविधायी शक्ति में फंक्शन करते हैं तो जो करते हैं वो संविधान का संशोधन है।
जो आउटकम है वो संविधान का संशोधन है, और उस पर 13 लागू नहीं होता, क्योंकि 13 का संबंध विधायी शक्ति के उपयोग से है। और यह हमेशा रहा। इस बात को कहा किसने? केशवानंद भारती ने। हमेशा से ऐसा ही था। और केशवानंद भारती डिसाइड होने से पूर्व 13(4) था नहीं, लेकिन जब ये कहा, ये मान्यता दी उन्होंने कि हमेशा से ऐसा ही था, इसका मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 13 हमेशा और हमेशा से, हमेशा और हमेशा यानी जब से संविधान अस्तित्व में आया तब से 26 जनवरी 1950 से संसद की और राज्यों की विधानमंडल, क्योंकि विधायी ताकत तो उनकी भी है, उनकी विधायी ताकत से संबंधित अनुच्छेद रहा। और अनुच्छेद 13 जो विधायन करने वाली अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा विधायन के तरीके को नियंत्रित करने के प्रयोजन से संविधान में शामिल किया गया अनुच्छेद है। और विधायन का जो तरीका है वो क्या है? आप इस प्रकार से विधायन नहीं करेंगे कि वो विधायन फंडामेंटल राइट को न्यून करे। विधायन नहीं करेंगे, संविधान के संशोधन की बात नहीं की है उन्होंने, क्योंकि वो तो संविधायी शक्ति के प्रयोग में होगा, और संविधायी शक्ति इसके प्रयोग में जो कुछ किया जाएगा उस पर अनुच्छेद 13 लागू ही नहीं होगा। तो क्या आज की स्थिति में संसद संविधायी शक्ति के प्रयोग के माध्यम से फंडामेंटल राइट को नष्ट कर सकती है? उत्तर है हां, कर सकती है। लेकिन उन फंडामेंटल राइट्स को नहीं कर सकती जो मूल ढांचे का भाग बन गए हैं, उनको नहीं कर सकते। ठीक है। और आप गणित की भाषा में पढ़ने के आदी हैं, कानून की भाषा में नहीं। गणित में 1 और 1 2 ही होंगे, ठीक है। वहां 1 और 1 11 नहीं हो सकते। कानून में 1 और 1 2 भी होते हैं, और कानून में 1 और 1 11 भी होते हैं, ठीक है। आप गणित की भाषा में पढ़ने के आते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि गणित आपकी बहुत अच्छी है, नहीं, इसलिए थोड़ी। गणित आपको सुविधाजनक पड़ती है, ठीक है। हमने आपसे कहा था कि आप बहुत जल्दी निश्चित हो जाना चाहते हैं हर चीज पर, जबकि निश्चितता ये अच्छी चीज है ही नहीं। लेकिन आप गणित की भाषा में इसलिए नहीं कि गणित आपको बहुत पसंद है, उस पर तो आप रोते रहे। जब तक गणित आपका विषय रहा तब तक आप रोते ही रहे कि गणित बहुत खराब विषय, तो इसलिए बिल्कुल नहीं गणित की भाषा में आप व्यवहार करते हैं कि गणित आपको बड़ा प्रिय है, बल्कि इसलिए क्योंकि गणित में बड़ी सर्टेनिटी है, गणित में बड़ी निश्चितता है। बाकी विषयों में निश्चितता है। तो अगर आपसे यह कहा गया कि क्या पार्लियामेंट ऐसा संशोधन कर सकती, विधायन नहीं कर सकती, क्योंकि विधायन के लिए तो अनुच्छेद 13 लागू हो रहा है, मना कर रहा है। राज्य के विधानमंडल विधायन नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए तो मना कर रहा है। क्योंकि विधायन करेंगे आप तो विधायी शक्ति का प्रयोग करेंगे, और विधायी शक्ति के प्रयोग से जो आउटकम आएगा वो विधि होगा। और विधि के संबंध में निबंधन है, 13(1) में भी है, 13(2) में भी है, और 13(3) में। विधायन से जो कुछ निर्मित होता है अर्थात विधि, वो कितने रूपों में होती है, कितने प्रकारों में होती है, उस सब की चर्चा की गई है। लेकिन संविधान का संशोधन ये जब किया जाता है तो जो आउटकम है उसे विधायन कहा ही नहीं जाता, उसे विधि नहीं कह सकते। तो जब उसे विधि नहीं कह सकते तो उस पर 13 लागू ही नहीं। तो फिर सवाल यह उठता है कि क्या संसद, राज्य के विधानमंडल को तो शक्ति नहीं है संविधान के संशोधन की, उनके पास तो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ही नहीं है, ठीक है। उनके पास तो सिर्फ लेजिस्लेटिव
फंक्शन है, इसलिए उनकी चर्चा करेंगे नहीं, संसद की करेंगे कि क्या संसद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का उपयोग करके, अपनी संविधायक शक्ति का उपयोग करके कोई ऐसा संविधान का संशोधन कर सकती है जो फंडामेंटल राइट को न्यून करता। तो उत्तर है हां, कर सकती है, बस शर्त एक, और वो शर्त वो है जो केशवानंद भारती में कहा कि संसद ऐसा कोई संशोधन कर ही नहीं सकती जो मूल ढांचे को परिवर्तित करता हो। तो यदि कोई फंडामेंटल राइट ऐसा है जो मूल ढांचे का निर्माण करता है, तो संसद उस मूल अधिकार में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकती जो उस मूल अधिकार को खत्म करता है। और आज की तिथि पर अधिकांश मूल अधिकार, एक अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 14 का विस्तार 15-16 है, ठीक है ना। तो 17 और 18, 21 में जो कहा उसकी शुरुआत 20 से हो जाती है, 19 से हो जाती है, 19, 20, 21, 22, ठीक है, चारों हैं। तो 23, 24 ये अलग ढंग के शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार, ठीक है ना, तो वो अलग ढंग के आर्टिकल्स। तो अगर ऐसा कोई मूल अधिकार है जो मूल ढांचे का भाग नहीं, यद्यपि ये सही है कि आज की डेट पर अधिकांश मूल अधिकार मूल ढांचे का भाग मान लिए गए, और चूंकि मूल ढांचे का भाग अधिकांश मान लिए गए, तो सैद्धांतिक रूप से यह बात सही होते हुए कि संसद किसी भी मूल अधिकार में कोई परिवर्तन कर सकती है अपनी संविधायक शक्ति के उपयोग से, व्यवहारिक रूप से यह बात आ गई है कि संसद संविधान के संशोधन की शक्ति के माध्यम से मूल अधिकारों को अमेंड नहीं कर सकती। यह व्यवहारिक रूप से आया है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से बात यही ठीक है कि फंडामेंटल राइट को भी वो अमेंड कर सकते हैं। जब सैद्धांतिक रूप से आपसे प्रश्न किया जाएगा तो उत्तर यही होगा, तब ये उत्तर नहीं हो सकता कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, ठीक है। आपने अपने मन से कानून के सिद्धांत निर्मित कर रखे हैं और आपके मन का कोई महत्व नहीं है, आप क्या सोचते हैं इसका कोई अर्थ नहीं, जो है उसका मतलब है, ठीक है ना। तो आपका अनुच्छेद 13(4), अब अनुच्छेद 13 जो राज्य के विधायी अंग की जो शक्ति है उसके प्रयोग को नियंत्रित करता है, उसकी चर्चा। अनुच्छेद 13 एक बात कह रहा है कि राज्य, ठीक है, ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट को न्यून करती हो, उस पर विपरीत प्रभाव डालती हो। यदि राज्य ने ऐसी कोई विधि बना रखी है पहले से, ऐसा तो था नहीं कि लॉलेस सोसाइटी रही हो, जब भारत का संविधान बना हो तभी सारे कानून अस्तित्व में आए हों। आईपीसी भी 1860 की थी, कॉन्ट्रैक्ट भी 1872 का है, पुराना एविडेंस एक्ट भी 1872 का है, टीपी 1882 की है, ठीक है। आपका जो सीपीसी है वो पहली बार 1898, उसके बाद अभी भी 1908, ठीक है। तो बहुत सारे कानून है, तो ऐसा तो है नहीं कि जब संविधान बना तभी कानून बने। तो अगर राज्य ने पहले भी कोई कानून बना रखे थे, वो भी अगर फंडामेंटल राइट की घोषणा के साथ, यानी इस संविधान की घोषणा के साथ फंडामेंटल राइट के विरोध में हो गए, तो वे भी चालू नहीं रहेंगे, ये लिखा हुआ है। लेकिन जो कुछ लिखा है उसे लागू करने वाला अगर न हो तो लिखे का महत्व ही क्या है, ठीक है ना। लिखे रहिए, लिखने का क्या महत्व, लिखने का कोई अर्थ ये हो ही नहीं सकता। बिजली है, उत्पादित होती है, आती नहीं है बस,
तो बिजली का मतलब क्या है? आज से 10 साल पूर्व तो हम लोगों ने बस देखा ही है, 9 से 12 कल्पना ही नहीं थी बिजली आती भी है, पता ही नहीं था। रात का 9 बजा और 12 बजे तक मतलब ही नहीं, सोचते ही नहीं थे कि इस समय में भी बिजली आ सकती है। सुबह के समय कितना 7 बजे शायद शुरू होता था, 10 साढ़े 10 तक सोचते ही नहीं थे कि बिजली आती भी है, सोचते ही नहीं थे। 16 घंटे शासन द्वारा घोषित था और 16 अगर आ जाता था तो हम मानते थे बस धन्य हो गया जीवन, धन्य हो गया। अभी अखबार में छपती है खबर बिजली कटौती की, क्या 2 घंटे वहां बम्पर जंपर जल गया, 2 घंटे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रही। 2 घंटे, पहले 8 घंटे डेली रहती थी, चर्चा ही नहीं। अंतर है सारी चीजों के, ठीक है। शिकायतें तो होनी चाहिए, रहेंगी भी, लेकिन शिकायतों के प्रकार पर अध्ययन किया जाना चाहिए, तब सही स्थिति सामने आती है। पहले शिकायत क्या थी? 16 घंटे भी नहीं आ रही, 8, 10 और 12 घंटे आ रहे। अब शिकायत क्या है? 2 घंटे नहीं आई, ठीक है, 2 घंटे नहीं आई। अब शिकायत ये है, फर्क आया है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आपका चीजें हैं लेकिन चीजें उपलब्ध नहीं है, तो चीजों के होने का क्या अर्थ? आपने कहा कि राज्य का विधायी अंग, कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, देखेगा कौन? अगर बना दी, आपने कह दिया, तो ये जो लिप सर्विस है फंडामेंटल राइट के इंपॉर्टेंस के प्रति, ठीक है, ये तो आपकी ओंठों की सेवा है, आपने तो केवल लिप सर्विस की है। हम लोग सारी नैतिकता की बातों के प्रति लिप सर्विस ही करते हैं, कुछ भी हम अपने दिल से पालन नहीं करते, सारी लिप सर्विस है अच्छी बातों के प्रति। जितनी बातें हैं सबके प्रति लिप सर्विस है और कुछ नहीं है, क्योंकि जब लिप सर्विस नहीं होती है तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं होती, वो सब कुछ दिखाई देता है, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। कहते भी हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है ना। विचार आपके मन में उत्पन्न हुआ, कोई मतलब नहीं है उसका। विचार आपके आचरण को नियंत्रित करना चाहिए, अर्थात विचार आचार में परिवर्तित होना चाहिए। इसलिए आचार विचार 2 शब्द रखे जाते हैं। आइडिया पैदा हुआ, कोई अर्थ नहीं इसका, आइडिया आपको ट्रांसफॉर्म करे और आपके कंडक्ट पर असर डाल दे, अब है इसका कोई मतलब, और अभी भी बहुत मतलब नहीं है, ठीक है। अब जब आपका कंडक्ट और आप एक रूप हो जाए, तब इस बात की कोई सार्थकता हुई कि आप में कोई विचार पैदा हुआ था। जब तक आप और कंडक्ट अलग अलग है, ठीक है। कहते हैं ना कि संत कौन है? वो है संत जो बुरा कर ही नहीं सकता, उसकी क्षमता के परे है, कर ही नहीं सकता। जब तक आप अच्छे आदमी हैं, यानी अच्छा कर रहे हैं, तब तक आप अच्छे आदमी नहीं हैं। क्यों? किसी भी क्षण बुरे आदमी हो जाएंगे, किसी भी क्षण आपके मन का के प्रतिकूल कुछ होगा, आप तत्काल बुरे आदमी हो जाएंगे, क्योंकि अभी भी बुरा हुआ जा सकता है, ये आपके ध्यान में बना हुआ है। जब आपके ध्यान से यह बात खत्म हो जाए कि बुरा हुआ भी जा सकता है, तब असल मंजिल आई है। अब आप चाहें तो भी बुरा नहीं कर सकते। जिन्हें हमने महापुरुष माना है, वो चाहते तो बुरा नहीं कर सकते।
क्योंकि बुरा करने की वृत्ति ही खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, कहते हैं ना कि आपको सुख तब उपलब्ध होगा जब सुख की चाह खत्म हो जाए, क्योंकि अगर सुख की चाह बची हुई है, ठीक है, तो चाह के न पूरे होने पर दुख होगा, और चाह का पूरा होना यह आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि जो कुछ आपके हाथ में उसकी चाह है यह कहा ही नहीं जा सकता। चाह का अर्थ है कि जिसकी चाह है वो पाना आपके अपने हाथ में नहीं है, वो किसी दूसरे पर निर्भर है, और जब दूसरे पर निर्भर है तो दूसरा भाई आपकी फिक्र क्यों करेगा, आपसे क्या लेना देना उसे, वो अपने से मतलब रखेगा, तुमसे रखेगा, तुमसे क्या मतलब उसे। तो अगर चाह ये बची हुई है, ये पद की है, प्रतिष्ठा की है, पैसे की है, सुख की है, किसी भी ढंग की है, तो दुख मौजूद है, ये खत्म नहीं हुआ। दुख के खत्म होने का रास्ता ये कि चाह खत्म हो जाए। ठीक है, जब चाह खत्म हो जाएगी तो वो कहते हैं ना, कबीर कहते हैं, जब हरि थे, जब मैं था तब हरि नहीं, तो हम ही हम थे ना, भगवान का क्या मतलब। अब हरि हैं, मैं ना है। ठीक है, जब हम नहीं होंगे तभी भगवान होगा, क्योंकि आप ही ट्रांसफॉर्म होंगे, आप ही परिवर्तित होंगे। अब हरि हैं, मैं ना है, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा मां है। ठीक है, जब अपने को देखा तो सारी बात कंप्लीट हो गई। तो चीजें हैं, इससे काम नहीं चलता, चीजें यथार्थ पर उतरनी चाहिए। चीजें जब तक धरातल पर नहीं आएंगी, धरातली सत्य के रूप में, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो ये कौन देखेगा, इसके लिए कोई इंस्टीट्यूशन चाहिए कि राज्य का जो विधायी अंग है उसने कुछ ऐसा तो नहीं किया है जो फंडामेंटल राइट को न्यून करता हो, या उस पर विपरीत प्रभाव डालता हो, या उसे नष्ट करता हो। इसकी चेकिंग करने की अथॉरिटी कोई तो होनी चाहिए। और आपसे कहा गया कि राज्य का जो तीसरा अंग है न्यायपालिका, वो इसीलिए उसे जन्म दिया गया कि वो जिसे करने का निश्चय किया गया था, और वो जिसे जिस ढंग से करने का निश्चय किया गया था, क्या उसी ढंग से और वही किया गया, इसको तय करने के लिए, इसको चेक करने के लिए न्यायपालिका का निर्माण हुआ है। और न्यायपालिका इसे करने के लिए जो प्रक्रिया उपयोग में लाती है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरीक्षण ये कहा जाता है। तो जब न्यायपालिका राज्य के विधायी अंग या राज्य के कार्यपालिकी अंग, इनके द्वारा किए गए कृत्यों की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी यानी संवैधानिकता, यानी संविधान के उपबंधों से संगतता, इसका परीक्षण करती है, तो इस परीक्षण की प्रक्रिया को एक नाम दिया जाता है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरीक्षण। लेकिन हमेशा जब न्यायपालिका के द्वारा किसी चीज की या किसी विचार के औचित्य का परीक्षण किया जाता है, तो उसे न्यायिक पुनरीक्षण कहा जाए, नहीं ये बात गलत है, ये नहीं है। न्यायपालिका जब क्या करती है, कार्यपालिकी अंग या विधायी अंग के जो काम है उनकी संवैधानिकता का परीक्षण करती है, तब उसे, ठीक है, तब उसके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को जो कहा जाता है वो जुडिशियल रिव्यू है। जब हायर जुडिशरी या सुप्रीम जुडिशरी किसी विधि के अंतर्गत दिए गए निर्णय की विधि संगतता, ना कि संवैधानिकता, दोनों बातें अलग अलग है। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी एंड लीगलिटी both are distinct terminology. When they are checking the legality of any action, then they are exercising the power of appeal, revision. तब वो अपील, रिवीजन या न्यायिक पुनर्विलोकन
अपने ही निर्णय का, यानी रिव्यू, इसकी ताकत का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब वो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, नॉट लीगलिटी, लीगलिटी शुद्धता, वैधता, औचित्य, लीगलिटी, करेक्टनेस, प्रोप्राइटरी, ये जब वो चेक करते हैं तब अन्य अधिकारिताओं का प्रयोग हो रहा है। ये बहुत ऐसी बात है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो आप करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी अलग बात है और लीगलिटी अलग बात है, दोनों बातें अलग अलग है। आपके साथ एक दिक्कत यह भी है कि आप अपनी बात को प्रभाव देने के लिए बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, जहां लीगलिटी व कॉन्स्टिट्यूशनलिटी कहना शुरू कर देते हैं। तो न्यायालय उसे यह ताकत दी गई है अनुच्छेद 13 में कि वो ये देखे कि राज्य के विधायी अंग के द्वारा जो कुछ किया जा रहा है वो फंडामेंटल राइट को न्यून तो नहीं कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है, आपसे सवाल यह भी बनता है कि जुडिशियल रिव्यू की ताकत निम्न अनुच्छेदों में से किसमें है? तो अनुच्छेद 13 भी वो अनुच्छेद है जो न्यायपालिका को जुडिशियल रिव्यू की ताकत दे रहा है, न्यायिक पुनरीक्षण की ताकत दे रहा है। ठीक है, यह अनुच्छेद 13 से भी न्यायिक पुनरीक्षण की ताकत न्यायपालिका को मिलती है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है, कैसे कहता है, इसका इंट्रोडक्टरी, ठीक है, 13(4) के साथ आपके सामने रखा गया। बाकी 13(1), 13(2) और जुडिशियल रिव्यू, सारी बात कल करेंगे, देखें।